हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 53, जिसमें हम सीखेंगे कैसे एक एप्लेट में कंपोनेंट्स को सेट किया जाता है, यानी हाउ टू सेट कंपोनेंट्स इन एन एप्लेट इन जावा। सबसे पहले तो हम ये रिवाइज कर लें कि एप्लेट क्या है। एप्लेट एक कंटेनर है जो कि हम ब्राउज़र के साथ एम्बेड करते हैं। तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें तो हम किसी ब्राउज़र में कोई वेब पेज के अंदर, ये मान लीजिए एक वेब पेज है और वेब पेज में एक सेक्शन में मैं एप्लेट एम्बेड करना चाहता हूँ। तो यदि आपने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं कि एप्लेट क्या होता है और एम्बेड करना क्या होता है, तो ये आप मेरे पिछले वीडियोस से कवर कर लीजिए। जैसे कि ये 53 चल रहा है तो इसके पहले 52 और 51 वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए। तो एप्लेट एक स्क्रीन है जो कि वेब पेज पर हम एम्बेड कर देते हैं और इसमें हम पूरी जावा की प्रोग्रामिंग करके ग्राफिकल इंटरफेस तैयार कर सकते हैं, उस पर बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग वर्क कर सकते हैं। तो ये एक एप्लेट स्क्रीन है। आज हमारा मेन फोकस इस बात पे होगा कि कैसे इस पे कंपोनेंट्स सेट किए जाएं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है जैसे बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, लेबल है, ये वो चीज़ें हैं जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट करेगा। तो आप अगर एप्लेट को देखें तो एप्लेट तो सिर्फ एक फ्रेम है, एक बेसिक कैनवास है जहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप एक इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है, एक शीट है, एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसपे कि आप कुछ एलिमेंट्स रख सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कंटेनर। तो ये जो एप्लेट है ये बेसिकली एक कंटेनर है और इस पे अगर मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाए जिस पे यूज़र कुछ टेक्स्ट टाइप कर सके, एक और टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, या कुछ बटन बन जाए जिस पे यूज़र क्लिक कर सके, तो इस तरह का अगर मुझे एक इंटरफेस तैयार करना है तो वो कैसे करेंगे? तो ये जो कंपोनेंट्स है, आप फ़र्क समझिए। दो चीज़ें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। एक तो मैं बोल रहा हूँ कंटेनर अलग चीज़ होती है और कंपोनेंट अलग चीज़ होती है। कंटेनर क्या है? जैसे कि एप्लेट, तो ये नहीं होगा तो कंपोनेंट हम रखेंगे किस पे? कंपोनेंट क्या है? वो एलिमेंट्स जो इसके ऊपर रखें, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड है, लेबल है, बटन है, चॉइस है, चेकबॉक्स है, ये सब कहलाते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स रखोगे कहाँ अगर कंटेनर नहीं होगा? तो कंटेनर तो हमें चाहिए, तो एप्लेट वो कंटेनर है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट्स और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले एग्जांपल हैं। तो ये कंपोनेंट्स में से कुछ कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले। तो वी नीड टू डिज़ाइन a GUI so that user can interact with the applet। अब हम GUI इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि यूज़र उससे इंटरेक्ट कर सके। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। We have to place components on the applet container to meet this requirement। तो जैसे मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, तो ऐड करने का प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे ग्राफिकल इंटरफेस कैसे बनाना है? देखिए, कंसोल बेस्ड पे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कंसोल बेस पे हम क्या करते थे? हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते थे, एंटर 2 नंबर्स। हम 2 नंबर एंटर करते थे और उसके बाद आ जाता था सम इक्वल्स टू इतना, है ना? तो ये तो था टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। अब हमें ग्राफिकल इंटरफेस तैयार करना है तो ये एप्लेट के थ्रू करना है। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जो इंटरफेस है, जो स्क्रीन है, उसमें लिखा हो एंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हो जिसमें कि वो नंबर एंटर करे। एंटर सेकंड नंबर, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स हो उस पर सेकंड नंबर एंटर करे, और फिर यहाँ पर एक बटन हो जिस पे लिखा हो ऐड, और वो इस पर क्लिक करे तो दोनों का सम होके यहीं पर प्रिंट हो जाए। ठीक है? तो ये हुआ ग्राफिकल इंटरफेस। आप समझ सकते हैं टेक्स्ट इंटरफेस और ग्राफिकल इंटरफेस में क्या फ़र्क आ रहा है। ओके, अब मुझे ऐसी स्क्रीन बनानी है। ये एक इंटरफेस मैंने पहले डिज़ाइन कर लिया है और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का कुछ हम स्क्रीन बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट नंबर और एक टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड नंबर, फिर टेक्स्ट बॉक्स, और फिर एक ऐड नाम की बटन जिस पे क्लिक किया जाएगा। अभी यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग एडिशन करना नहीं सीखेंगे, यानी क्लिक करूँगा
तो एडिशन का रिजल्ट आ जाए, वो चीज़ अभी नहीं होगी। अभी सिर्फ हमारा फोकस इस बात पे है कि ये एलिमेंट्स एप्लेट पर कैसे डिज़ाइन होते हैं, कैसे रखे जाते हैं, ये हमें सीखना है। हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे इवेंट हैंडलिंग होती है, यानी कैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये 2 नंबर जो इसके अंदर एंटर होंगे वो ऐड हो जाए। वो हमारा अगले लेक्चर का पार्ट होगा। तो आज का फोकस हमारा सिर्फ इस बात पे कि कंपोनेंट्स क्या हैं और उनको कैसे इस पे प्लेस करते हैं। तो हमारे को सिलसिलेवार चीज़ों को समझना है। हमें बेसिक स्केलेटन पहले एप्लेट का बनाना है, जो कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, और ये मैंने एक बेसिक स्केलेटन बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा एप्लेट क्लास को, जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास है, एप्लेट पैकेज में रखी हुई है। क्योंकि मैं जो अपनी क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ माई एप्लेट, वो एक्सटेंड करेगा एप्लेट क्लास को। तो माई एप्लेट क्लास ने एप्लेट क्लास को एक्सटेंड्स किया है, इनहेरिटेंस हो रहा है। तो एप्लेट क्लास के जितने भी फीचर्स होंगे वो मेरी क्लास माई एप्लेट में आ गए होंगे, राइट। इसके बाद मैंने दूसरा पैकेज इंपोर्ट किया है, दैट इज AWT। अब जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, लेबल है, ये सब हमें किस पैकेज में मिलते हैं? AWT पैकेज में। तो हमने AWT पैकेज की काफ़ी सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा तरह की क्लासेस यूज़ करनी है। इसके बाद मैंने कमेंट में जो कुछ लिखा है, ये आप पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं कि मुझे एप्लेट को चलाने के लिए ऐसा लिखना है, ये कमेंट में ही लिखा जाएगा। इसके बाद मैंने पब्लिक क्लास बनाई है माई एप्लेट, जो एक्सटेंड कर रही है एप्लेट को। तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन हो गया। हमें कोडिंग शुरुआत करते हैं तो इतना तो लिखना ही है। अगली चीज़ है क्रिएटिंग कंपोनेंट रेफरेंस वेरिएबल्स। हम जानते हैं कि जावा में ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। यानी आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मुझे बटन क्योंकि यहाँ पर एक क्लास है, तो और बटन क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं अगर ऐसा लिखूँगा, कैसा, ये बटन क्या है? क्लास का नाम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट्स से B1, तो ये B1 ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। B1 सिर्फ एक वेरिएबल है, इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है? बटन टाइप का है। दैट मीन्स ये रेफर कर सकता है बटन क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को। अब बटन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो हमने लिखा न्यू और बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए, तो इससे क्या होगा? इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसका रेफरेंस किस में चला जाएगा? B1 में। तो B1 इसको पॉइंट करने लगेगा। तो B1 वैसे तो इस ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, लेकिन B1 के जरिए ही हम इसको रेफर करते हैं। तो B1 ऐसे यूज होता है जैसे इस ऑब्जेक्ट का नाम हो। तो एक्चुअल में इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि B1 अलग एक वेरिएबल है। तो हमें पहले रेफरेंस वेरिएबल बनाने हैं। तो जो स्क्रीन हमको बनानी है उसमें हमें एक तो चाहिए लेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा है, सेकंड नंबर लिखा है, ये दोनों लेबल हैं, और ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स है, और ये एक बटन है। तो 5 चीज़ें हमें बनानी है। तो हम क्या करते हैं? क्रिएटिंग कंपोनेंट रेफरेंसेस, मतलब जो कंपोनेंट हम अपने स्क्रीन पे यूज़ करना चाह रहे हैं उनके रेफरेंसेस बना लेते हैं। तो देखिए, मैं कोडिंग में करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्लास के अंदर मैंने कुछ रेफरेंस वेरिएबल्स बनाए। सबसे पहले मैंने बना लिया लेबल। लेबल एक क्लास है जिसका रेफरेंस वेरिएबल बना लिया L1 और L2, क्योंकि हमें 2 चाहिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिखने के लिए। फिर टेक्स्ट फील्ड में हमने 2 बना लिए, T1 और T2। ओके, और इसी तरीके से हमें एक बटन का बनाना है, तो हमने बना लिया बटन B1। ठीक है, तो ये हमने रेफरेंस वेरिएबल्स बना लिए कंपोनेंट के। अब अगला काम हमें क्या करना है? इनको इनिशियलाइज करना है। आपको याद होगा हमने जब एप्लेट की लाइफ साइकिल अपने पिछले वीडियो में समझी थी, तो एप्लेट की लाइफ साइकिल में जब एप्लेट का ऑब्जेक्ट ब्राउज़र बनाता है, यानी ब्राउज़र के पास जो JVM है वो बनाता है, तो वो हमारे इनिट फंक्शन को कॉल करता है। यानी कुछ बेसिक स्टेप्स कर देने के बाद शुरुआत में ही इनिट फंक्शन को कॉल करता है। तो इनिट फंक्शन क्या है? वो जो हमें एप्लेट क्लास से इनहेरिट होके मिला है। यानी एप्लेट क्लास में एक इनिट फंक्शन होता है जो कि एप्लेट की लाइफ साइकिल में सबसे शुरुआती फंक्शन है। हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो ओवरराइड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड इनिट। तो इस फंक्शन को हम ओवरराइड कर रहे हैं, सॉरी।
तो इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोडिंग मैं करूँगा वो सारा कोड शुरुआत में ही चल जाएगा। तो देखिए मैं इसमें क्या कोडिंग कर रहा हूँ। हमें यहाँ कोडिंग क्या करनी है, हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना है कंपोनेंट्स को। अब कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करना मतलब ये जो कंपोनेंट्स के रेफरेंस वेरिएबल बनाए इनको इनिशियलाइज करना। तो सबसे पहले मैंने लिखा L1 की वैल्यू में मैं लिख रहा हूँ न्यू और लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैं इसके कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ जो कि लेबल का टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से मैं एक और लेबल बना रहा हूँ L2 में आ जाएगा रेफरेंस लेबल, यहाँ लिख देता हूँ सेकंड नंबर। ठीक है, इसी तरीके से मुझे बनाना है टेक्स्ट फील्ड के लिए T1 न्यू और टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर में कुछ पास नहीं करूँगा क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स खाली रखना चाहता हूँ। इसी तरीके से मैंने लिखा T2 न्यू टेक्स्ट फील्ड और इसके भी पैरेंथेसिस खाली। तो दोनों टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट्स भी बन गए। इसके बाद मैंने लिखा बटन B1 न्यू बटन। ओके, अब बटन के कंस्ट्रक्टर में भी मैं पास कर देता हूँ एक स्ट्रिंग जो कि कैप्शन हो जाएगा बटन का। ये सब हम कंस्ट्रक्टर में अगर सेट नहीं करते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो अभी हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट्स बना लिए। अब कंपोनेंट्स बना लिए हैं लेकिन ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं देंगे, यानी अगर मैं अभी एप्लेट को रन करूँगा तो ये मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगे। कारण क्या है, कारण समझिए। अभी आपने क्या किया, आपने एक एप्लेट तो डेफिनेटली बना लिया है, इसके अलावा आपने कुछ कंपोनेंट्स भी बना लिए हैं, बटन भी बना लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स भी 2 बना लिए हैं, 2 लेबल्स भी बना लिए हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्रिएट तो हो गई हैं पर वो एप्लेट पर प्लेस नहीं हुई हैं। एप्लेट पे प्लेस करने के लिए कोई भी कंटेनर हो, जैसे एप्लेट एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर हो, कंटेनर के पास एक फंक्शन होता है ऐड। ये ऐड फंक्शन कंटेनर का फंक्शन है, इसको कॉल करिए और जो भी कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट आपको पास करना है वो आप पास कर दीजिए, तो वो कंपोनेंट इस कंटेनर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, अब हमको ऐड करना है कंपोनेंट्स को टू द एप्लेट। तो ये अब कैसे होगा कोडिंग के जरिए, आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूं यहां पर ऐड। अब क्योंकि ये इनिट फंक्शन एप्लेट की चाइल्ड क्लास के अंदर बना रहा हूं, तो ये ऐड फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्योंकि ऐड फंक्शन इसी की क्लास का तो है। मतलब माय एप्लेट क्लास का फंक्शन है इनिट और वो अपनी ही क्लास के एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी ऐड को। अब उसकी अपनी क्लास को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऐड फंक्शन एप्लेट क्लास से ही इनहेरिट होके मिला है, तो हमारी क्लास में ऐड फंक्शन आ गया। अब मैं ऐड फंक्शन में क्या पास कर रहा हूं, लेबल L1, फिर मैं पास कर रहा हूं ऐड। एक बार में हम एक ही वैल्यू पास कर सकते हैं T1, फिर मैंने ऐड और B1 लिख दिया। देखिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी हमारा ये सारा काम हो चुका है। अभी सेटिंग लेआउट मैंने अभी आपको नहीं बताया है। देखिए मैं पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, माय एप्लेट डॉट जावा। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम अभी बनाया है, अभी इस प्रोग्राम में ऐड फंक्शन मैंने लिखे हैं और एक ऑर्डर में यहाँ पर रेफरेंसेस पास किए हुए हैं। ठीक है, अभी अगर मैं ऐड फंक्शन में ये जो T1 पास किया, ये वाली लाइन में पहले लिख देता और L1 बाद में लिखता, इससे अभी तो फर्क पड़ता। अभी कैसे फर्क पड़ता कि जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को कंटेनर पे इंसर्ट किया है, ऐड किया है, उसी ऑर्डर में वो स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको कंपाइल कर लिया है, ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। तो एप्लेट व्यूअर माई एप्लेट डॉट जावा, क्योंकि एप्लेट व्यूअर माई
मेरी एप्लेट वाली क्लास को, जावा वाली फाइल को पढ़ेगा, उसमें उसे कमेंट मिलेगा, यानी ये जो मैंने कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको एप्लेट व्यूअर पढ़ेगा और इसकी मदद से वो चला पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हिट करता हूँ। आप देखिए ये एप्लेट यहाँ पर बन चुका है और एप्लेट वैसा तो नहीं दिख रहा है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे, पर वो इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। और फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है तो थोड़ा छोटा लिख रहा है, और फिर सेकंड नंबर है, और उसके बाद फिर दूसरी टेक्स्ट फील्ड है, और उसके बाद ऐड बटन है। एक ही लाइन में सब कुछ दिख रहा है, तो ऐसा थोड़ा कंजेस्टेड है, प्रॉपर प्लेसिंग नहीं हो रही है इसकी। ओके, इस बात को भी समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, अभी मैंने कहा कि अगर मैं L1 को पहले इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और L1 को दूसरे नंबर पर इंसर्ट कर देता हूँ और T1 को पहले इंसर्ट कर देता हूँ, तो होगा ये कि टेक्स्ट फील्ड पहले दिखाई दे जाएगी और लेबल बाद में आ जाएगा। एक बार इसको करके देखते, मैं इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। ओके, जावा सी, यस, मैंने इसको कंपाइल कर लिया और अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले टेक्स्ट फील्ड आ रही है, उसके बाद हमारा लेबल आ रहा है। तो अभी तो ऑर्डर से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने तो डिसाइड नहीं किया कि कौन सा कंपोनेंट इस स्क्रीन पर कहाँ पर दिखाई दे। जिस ऑर्डर में हम ऐड करते जा रहे हैं वो उस ऑर्डर में हमें दिखाई देता जा रहा है, और एक के बाद एक आता जा रहा है और शुरुआत की लाइन में आ रहा है। ठीक है, अगर और एलिमेंट्स आएंगे, मान लीजिए कि अभी तो मैंने 5 एलिमेंट्स यहाँ पे प्लेस किए हैं, पर एलिमेंट्स और भी होते तो फिर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आने लगते। ठीक है, तो ऐसे करके वो लाइन बाय लाइन एक फ्लो में एलिमेंट्स इंसर्ट होते जाते, जिस ऑर्डर में आप बोलते जाते हैं, जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया होता। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट कंपोनेंट्स का हमने डिसाइड नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट डिसाइडेड है। तो कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट कंटेनर पर कहलाता है लेआउट। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इस कंटेनर पे बाय डिफ़ॉल्ट एक तयशुदा लेआउट के अंतर्गत डिस्प्ले हो रहे हैं, और उस लेआउट का नाम है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट एक ऐसा लेआउट है जिसके हिसाब से अभी एलिमेंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं एक के बाद एक, मतलब एक फ्लो में, पर मैं इनको अपनी मनचाही जगह पर प्लेस करना चाहता हूँ, पर वो नहीं होंगे तब तक जब तक कि मैं इसका लेआउट सेट ना करूँ। तो मैं इसका लेआउट सेट कर रहा हूँ। लेआउट सेट करने का मतलब ये हुआ कि मैं ये कह दूँ कि भाई फ्लो लेआउट अब लेआउट नहीं रहेगा, लेआउट वो होगा जो मैं चाहूँगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है सेट लेआउट। सेट लेआउट फंक्शन भी एप्लेट का ही फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ और इसमें पास कर रहा हूँ नल। वैसे इसमें क्या पास करते हैं, किसी पर्टिकुलर लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब कई सारी लेआउट क्लासेस होती हैं, जैसे फ्लो लेआउट एक है, पर फ्लो लेआउट के अलावा भी बहुत सारी लेआउट क्लासेस होती हैं। आपको जो पर्टिकुलर लेआउट चाहिए, यानी पहले से कुछ डिसाइडेड बने हुए लेआउट डेफिनेशंस हैं, आप उन क्लास में से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अगर पास कर देंगे तो वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट वर्कआउट होने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक एलिमेंट की पोजीशन हम सेट करें, तो फिर हमको सेट लेआउट फंक्शन कॉल करना है और उसमें नल पास करना। नल पास करने का मतलब मैंने किसी भी लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट पास नहीं करा है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो लेआउट था वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने नल पास कर दिया है। ठीक है, तो फिर मुझे लेकिन सेट भी करना पड़ेगी इनकी पोजीशन। अभी तो मैंने सेट करी नहीं है, अगर सेट नहीं करी है तो क्या होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर इसको कंपाइल और रन करके बताता हूँ तो हमें पता चलेगा। जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ और फिर मैंने इसको रन किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैंने लेआउट कुछ भी सेट नहीं करा है और मैंने भी पोजीशन नहीं बताई है। यानी अगर मैं लेआउट, मुझे खुद को फिर पोजीशन बतानी पड़ेगी, वरना कोई एलिमेंट मुझे दिखाई नहीं देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लो लेआउट रहता है वो इसीलिए रहता है। ठीक है, तो हम क्या करें, हमको यहाँ पे पोजीशन बतानी है ऐड करने से पहले। अब L1, अब जैसे आप यहाँ समझिए कि एप्लेट का जो पिक्सल है वो है 300 पिक्सल विड्थ है और
200 पिक्सल हाइट है। तो मैं क्या करूँगा कि जो L1 है उसकी पोजीशन सेट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि L1 की पोजीशन सेट हो जाए, तो सेट बाउंड्स नाम का एक फंक्शन मैं कॉल करूँगा। ठीक है, ये हर एक कंपोनेंट के पास फंक्शन होता है। हर एक कंपोनेंट मतलब मैं L1 डॉट करके कॉल कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ये लेबल क्लास में बना होगा। तो लेबल के पास नहीं, हर एक कंपोनेंट के पास सेट बाउंड्स नाम का फंक्शन होता है जिसमें अपन 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पहले 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जो कि पिक्सल की वैल्यू होती है जहाँ पे आपको इसको प्लेस करना होता है। तो जैसे मैंने बोला 50 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट एंड 100 पिक्सल या 80 पिक्सल फ्रॉम द टॉप। ओके, और इसके बाद मुझे बतानी होती है इसकी विड्थ। तो विड्थ मैंने कहा 100 पिक्सल। ओके, 100 पिक्सल इसकी विड्थ कर देता हूँ एंड 20 पिक्सल इज द हाइट। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, सबसे पहली 2 वैल्यूज हो गई एक्स और वाई जो पोजीशन बता रहे हैं, और फिर विड्थ और हाइट। ठीक है, अभी मैं इसको सिर्फ इतने पोर्शन को रन करके बताता हूँ कि इससे कहाँ पर प्लेस होगा हमारा लेबल। बाकी कुछ तो प्लेस होगा नहीं, लेकिन लेबल प्लेस हो जाएगा। तो मैंने इसको कंपाइल किया और फिर अब ये रन किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कहीं दिखाई दे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। हम ऊपर दिखाने के लिए जो पोजीशन में 80 लिखा हुआ है वाई की वैल्यू, इसको कम कर लेते हैं, इसको 50 कर लेते हैं, तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये भी जो लेफ्ट साइड है इसको 50 की जगह हम 30 कर देते हैं, तो लेफ्ट से 30 पिक्सल, राइट। तो इसकी एक पोजीशन सेट हो गई। इसी तरीके से अब मुझे बाकी कंपोनेंट्स की पोजीशन सेट करनी है, जैसे कि L2 ये दूसरा लेबल है। अब किसी भी ऑर्डर में आप इनकी पोजीशन सेट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ऐड भी अब किसी भी ऑर्डर में कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक पोजीशन बता रहे हैं। तो ऐड जब करते हैं तो उसका ऑर्डर मायने नहीं रखता यदि पोजीशन हम सेट कर रहे हैं, और यदि कोई पर्टिकुलर लेआउट के तहत ये डिज़ाइन हो रही है स्क्रीन, तो फिर आप किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं इसका फ़र्क पड़ता है। तो L2 डॉट सेट बाउंड्स, तो सेट बाउंड्स में मुझे पास करना होगा, ये तो 30 रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ फर्स्ट नंबर दिखे उसी के ठीक नीचे सेकंड नंबर दिखाई दे। तो जैसे कि आपने इस डिज़ाइन में देखा फर्स्ट नंबर है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर आप चाहते हो दिखाई दे उसके ठीक नीचे, तो मैंने 30 दिया। हाइट में ज़रूर अंतर आ जाएगा, जैसे 50 मैंने लिखा था, 20 फिर मैंने एलिमेंट की हाइट रखी थी तो 70, तो यही हो गया। 20 का अपन गैप दे देते हैं तो 90, या 30 का गैप दे देते हैं तो यहाँ 100 कर देंगे। ओके, और विड्थ तो 100 ही रखना चाहूँगा और हाइट 20 रखना चाहूँगा। ओके, अब मैं T1 यानी कि टेक्स्ट फील्ड सेट बाउंड्स, और इसकी पोजीशन अब देखिए, जो लेबल 1 था वो 30 से स्टार्ट हुआ था और 100 की इसकी विड्थ थी, तो 130 पिक्सल तक तो ये चला ही गया। थोड़ा सा हम गैप दे देते हैं और 150 पिक्सल से हम लोग पोजीशन कर देते हैं टेक्स्ट फील्ड को, और इसकी जो वाई वैल्यू होगी वो 50 होगी, ताकि उसके सीध में दिखाई दे, जहाँ फर्स्ट नंबर लिखा है उसी के सीध में दिखाई दे। देन इसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, 100 सफिशेंट है, एंड 20 इसकी हाइट होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं T2 बनाता हूँ सेट बाउंड्स, और इसमें भी 150 पिक्सल, बट यहाँ 100 पिक्सल आ जाएगा। देन 100, 20 ये एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे बटन को प्लेस करना है, तो मैंने लिखा B1 डॉट सेट बाउंड्स, और बटन की पोजीशन और नीचे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे, तो मैंने इधर 100 कर दिया, 100, 150 कर देता हूँ, एंड देन इसकी विड्थ जो है वो मैं 80 रखता हूँ, एंड हाइट इसकी 20 रखता हूँ। ठीक है, अब मैंने सबकी पोजीशन सेट कर दी है। अब आप देखें सबको ऐड भी किया हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो पहले तो कंपाइल करें, ये कंपाइल हो गया, और अब मैं रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एप्लेट डिज़ाइन हो गया। इसमें फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, ये पहला लेबल है L1, और फिर टेक्स्ट फील्ड आ रही है,
यहाँ पे हम वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। पर अभी अगर मैं कुछ ऐड पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी एडिशन नहीं होगा, क्योंकि वो इवेंट हैंडलिंग के द्वारा होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और उनको सेट करते हैं। तो आप एक बार इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए और इस प्रोग्राम को खुद बनाने की कोशिश करिए। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर वाकई समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है, और मैं वीडियोस काफ़ी जल्दी ही अपलोड कर देता हूं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा वीडियो मैं कब अपलोड करने वाला हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इनके कंप्लीट कोर्स मिलेंगे। पूरे वीडियो सीरीज़ दी हुई है, तो आप इस साइट पे आके आपको समझ में आ जाएगा किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखने। ये सारे वीडियोस आपके YouTube के ही हैं, लेकिन आपको इस साइट पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ ईजिली आप नेविगेट कर लेते हो। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी इसमें मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक नया ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको अवेयरनेस दी जाएगी, जितना मेरे को समझ में आता है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में, वो अपार्ट फ्रॉम द कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वो ब्लॉग बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको इस साइट में काफ़ी कुछ यूज़फुल कंटेंट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डेली कुछ ना कुछ नया अपलोड करता हूँ। तो आप जब भी इस साइट को देखेंगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए काम का होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ, और अब इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तभी जाके ये सारी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ उसका कुछ फ़ायदा होगा, लोगों को फ़र्क पड़े उससे, उनको सीखने में आसानी हो जाए, उनको कहीं ना कहीं करियर में हेल्प करे ये चीज़, ये मैं चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो जब पैसा आएगा नहीं तो मैं पैसा लगाऊंगा कैसे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको खुद शेयर करिए। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो मुझे मार्केटिंग की अलग से ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर ये वाकई आपको लगता है कि वर्थ है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।